India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया। कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे और वीडियोग्राफी होगी। तेलंगाना राज्य न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में सीजीआई रमन्ना ने जजों से कहा, काम के बोझ से पारिवारिक जिंदगी ना हो प्रभावित, बिना किसी डर या पक्षपात के दे फैसला। फेरी वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला, कहा दिन में घूम घूम कर सामान बेच सकते हैं हॉकर, लेकिन रात में सार्वजनिक जगह माल रखने का अधिकार नहीं। हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ग्राहकों को हुक्का धूम्रपान करने की अनुमति देने के रेस्टोरेंट परिसर में अलग क्षेत्र निर्धारित करने का दिया निर्देश, कहा अन्य ग्राहकों को असुविधा न हो। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना हैदराबाद के गाची बोवली में तेलंगाना राज्य न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम मसले उठाए, साथ में जजों के बढ़ते काम के बोझ और उसका निजी जीवन पर हो रहे नकारात्मक प्रभाव पर भी टिप्पणी की। सीजीआई ने जजों पर शारीरिक हमलों की घटनाओं के संदर्भ में बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया है। सीजीआई रमन्ना ने कहा है कि भारत में न्यायाधीशों पर काम का दबाव और बोझ कानूनी बिरादरी के बीच चर्चा का विषय है। बार लेकिन बेंच के बाहर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि लगातार बढ़ती पेंडेसी और जनसंख्या अनुपात के लिए बहुत कम न्यायाधीशों के कारण भारत में न्यायाधीशों का कार्य जीवन संतुलन प्रभावित हो गया है। सीजीआई रमन्ना ने कहा है कि भारत में न्यायाधीशों पर काम का दबाव और बोझ कानूनी बिरादरी के बीच चर्चा का विषय है। बार लेकिन बेंच के बाहर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि लगातार बढ़ती पेंडेसी और जनसंख्या अनुपात के लिए बहुत कम न्यायाधीशों के कारण भारत में न्यायाधीशों का कार्य जीवन संतुलन प्रभावित हो गया है। सीजीआई ने न्यायिक अधिकारियों को याद दिलाया कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और न्यायाधीशों को अपने और अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालना चाहिए। Take care of your family and spend time with spouse and children. However, you must take out time every day to ensure you remain fit. सीजीआई ने यह भी कहा कि उन्होंने वेतन आयोग के साथ न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि के मुद्दे को उठाया है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। I know your financially well-being is a very important factor. Only when you are free from financial worries, you will be able to give your best. Let me assure that I am taking up that issue related to the pay commission, and you will soon get a good news in this front. सीजीआई ने न्यायाधीशों से मानवीय होने और खुद को संवेदनशील बनाने का भी आग्रह किया ताकि कोर्ट रूम में वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। The litigants would be under a lot of stress. We should try to make them feel at ease. Always remember the human aspects of the dispute. Law cannot be far from equity. सीजीआई रमन्ना ने न्यायाधीशों को जजों पर शारीरिक हमलों की घटनाओं के संदर्भ में बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया है। Perform your judicial duties without any fear.
I am aware of the increasing physical attacks on judges. I am doing my utmost to prevent such occurrences. Directions were issued to improve the security of the judicial officers both inside and outside courtrooms. सीजेआई हैदराबाद के गाची बोवली में तेलंगाना राज्य न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इधर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिश्नर नियुक्ति करने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा दौरे के दौरान वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के दौरे के दौरान सुरक्षा बल तैनात किया जाए जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है। नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा और वीडियोग्राफी करेंगे। कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि परिसर को हिंदू देवताओं को वापस सौंप दिया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है। भगवान विश्वनाथ मंदिर की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से संपत्ति का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया के समक्ष अधिवक्ता ने कहा कि वक्फ एक्ट में संपत्ति का पंजीकरण हो जाने मात्र से गैर मुस्लिम लोगों को उस संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियों में गैर मुस्लिम लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया है कि यहां विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और औरंगजेब बादशाह ने उसे कभी तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। उन्होंने अपने परिवाद पत्र में ये भी माना कि कम से कम 1669 से ढांचा कायम चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर के जमीन के एक हिस्से पर ज्ञान वापसी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2020 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभी कई अदालतों में इस विवाद को लेकर कई केस दाखिल हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि केवल निरंतर और बार बार व्यभिचार करने पर ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के तहत प्रावधान की कठोरता लागू होगी। सीआरपीसी की धारा 125(4) में कहा गया है कि कोई भी पत्नी अपने पति से भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी यदि वो व्यभिचार में रह रही हो या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती हो या अगर वो आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने ये भी कहा
कि भरण पोषण पर बना कानून एक कल्याणकारी कानून है जो ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि एक सक्षम और काबिल व्यक्ति की पत्नी, बच्चे और माता पिता ऐसे मामलों में निराश्रित ना हो जाएं जब वो खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। कोर्ट एक आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा 31 जुलाई 2020 को पारित आदेश और फैसलों को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पत्नी के बीच शादी 9 अप्रैल 2000 को हुई थी। हालांकि पार्टियों के बीच कई विवादों के कारण दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ कई आपराधिक और दीवानी मामले, शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये प्रस्तुत किया गया है कि पत्नी खुद को बनाए रखने में काफी सक्षम है और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ व्यभिचार के आरोप लगाने के संबंध में प्रतिवादी की इस तरफ से ये तर्क दिया गया है कि ये केवल एक आरोप है। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के फैसलों से निकलने वाला कानून भरण पोषण के भुगतान की स्थिति को स्थापित करता है, जिसमें कहा गया है कि क्रूरता का आधार पत्नी को उसके भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं करता। न्यायालय ने रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और अपेक्षित आदेश को बरकरार रखा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि फेरी लगाकर सामान बेचने वाले उनके लिए तय नियम कानून के मुताबिक घूम घूम कर अपना सामान तो बेच सकते हैं, लेकिन रात में किसी भी सार्वजनिक जगह पर अपना स्टॉक यानी माल रखने का अधिकार उनको नहीं है। ऐसा करना अवैध है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत हॉकर को किसी भी क्षेत्र पर अस्थायी रूप से यानी दिन रात कब्जा करने की अनुमति देने की अवधारणा के खिलाफ है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने अपने फैसले में हॉकर के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने दिन में बिक्री के बाद बचे हुए सामान को उसी जगह पर सुरक्षित रखने का दावा करते हुए अर्जी दाखिल की थी। मामला नई दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट का है। वहां एक हॉकर मदन लाल ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद या एनडीएमसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि उनको उनकी ही जगह पर रात में सामान रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बाजार बंद होने पर एनडीएमसी प्रशासन उनको सामान हटाने के लिए कहता है। ये उन पर जुल्म है। अदालत इंसाफ करे। जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। मदन लाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मदन लाल की अर्जी खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हॉकिंग नियमों के मुताबिक इजाजत सिर्फ माल बेचने की ही है, जबकि रात भर या छुट्टियों के दिनों में वहां सामान स्टॉक करने या रखने की नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। संबंधित प्राधिकरण को हॉकिंग नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। फलस्वरूप अपील खारिज कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि विवाह की अवधि पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा अन्य पति या पत्नी के पक्ष में गुर्दा दान करने की इच्छा को नामंजूर करने का आधार नहीं है, खासकर जब मामले को सभी कानूनी मानकों पर सत्यापित किया गया हो। कोर्ट ने परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए ये अवलोकन किया है, जिसमें प्रतिवादी को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता पत्नी से बिना किसी और देरी के अंग प्राप्त करके याचिकाकर्ता के पति के गुर्दे के प्रत्यारोपण की सर्जरी की जाए। जस्टिस राजमोहन सिंह की पीठ ने कहा कि शादी की अवधि याचिकाकर्ता की अपने पति की जान बचाने के लिए किडनी दान करने की इच्छा को खारिज करने का आधार नहीं है। इस मामले में प्राधिकरण समिति ने याचिकाकर्ता के पति को स्वयं याचिकाकर्ता से अंग प्राप्त करके गुर्दा किडनी प्रत्यारोपण करवाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता पत्नी ने सुझाए गए सभी चिकित्सा जांच करवा ली है और वो अपनी किडनी दान करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट है। उसके पति की जिंदगी गंभीर बनी हुई है, परंतु उनके मामले को याचिकाकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विवाह की अवधि कम होने के आधार पर खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई लालच नहीं है
और न ही याचिकाकर्ता पर अपनी किडनी दान करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला गया है और पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। ये कहते हुए याचिकाकर्ता और उसका पति विदेशी नागरिक नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पति को किडनी दान करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। तो इधर भारतीय वायुसेना के जवान की पत्नी द्वारा पति की उच्च अधिकारियों की दी गई झूठी शिकायत को क्रूरता मानते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को तलाक का हकदार माना। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर पति के प्रति क्रूरता का मामला बनता है। ऐसे में पति तलाक का हकदार है। भारतीय वायुसेना में कार्यरत रोहतक निवासी पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसका विवाह होने के बाद पत्नी ने 2002 में उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वो लगातार उनसे दूर रही। 2010 में याची उसके परिवार वालों के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए। इन मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने याची और उसके घर वालों को निर्दोष पाया। याची की पत्नी के इस कृत्य की वजह से उन्हें कई वर्ष तक मुकदमों का सामना करना पड़ा। इसे क्रूरता बताते हुए जब रोहतक की फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक के लिए याचिका दाखिल की गई तो फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। याची ने कहा कि उसकी पत्नी ने केवल पुलिस को ही नहीं बल्कि वायुसेना के उच्च अधिकारियों को भी याची की शिकायत दी थी, जिसके चलते उसका करियर और प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। फैमिली कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तलाक की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में सभी शिकायतें फर्जी पाई गई हैं और उन्हें केवल पति व उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाना पत्नी के आचरण को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक का हकदार मानते हुए उसकी याचिका को मंजूर करते हुए तलाक का आदेश जारी किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पत्नी को एकमुश्त 20 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक रेस्तरां को अपने ग्राहकों को हुक्का धूम्रपान करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने परिसर में अलग क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एसजी पंडित ने कहा, हुक्का पीने से अन्य ग्राहकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हुक्का बार के लिए अलग स्पेस के साथ एक विशेष क्षेत्र आरक्षित करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने कानूनी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता एक रेस्तरां चला रहा है जिसमें ग्राहक को हुक्का पीने की अनुमति है। प्रतिवादियों पर याचिकाकर्ता के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का आरोप है। पीठ ने कहा, मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता इसी तरह की राहत का हकदार होगा। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो याचिकाकर्ता की कानूनी गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे। राज्य में प्रस्तुत किया कि धूम्रपान हुक्का की आड़ में याचिकाकर्ता रेस्तरां की ग्राहक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखते हैं जो गैर कानूनी है। इस तरह पुलिस अधिकारियों को जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी तर्क दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। हुक्का पीने के लिए विशेष क्षेत्र याचिकाकर्ता द्वारा व्यावसायिक परिसर में निर्धारित किया जाना है। अदालत ने इससे सहमति जताते हुए कहा, यह तर्क स्वीकार करने योग्य है कि इस साधारण कारण से धूम्रपान हुक्का की आड़ में याचिकाकर्ता रेस्तरां में ग्राहकों को गांजा, marijuana आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें लगाई है। दस साल पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, निर्देश केवल 10 साल पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित है, पेट्रोल वाहनों की तरफ से 15 साल तक के लिए नहीं है। जनहित याची भानु प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा, याचिका में कोई दम नहीं है। अदालत ने कहा कि कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। याचिकाकर्ता किस आधार पर दावा करता है कि एक समान पुराने डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन दोनों का समान दहन मूल्य और समान डिग्री का प्रदूषण है। एक्टिंग चीफ
जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ये याचिका किसी भी योग्यता से रहित है, कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। याचिकाकर्ता किस आधार पर दावा करता है, एक समान पुराने डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन दोनों का समान दहन मूल्य और समान डिग्री का प्रदूषण है। याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा, याचिका बिना किसी शोध, बिना किसी सामग्री के दायर की गई है। बेंच ने आदेश दिया, याचिका बिना किसी शोध और बिना किसी सामग्री के दायर की गई है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता, इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.